फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा इतिहास और युद्धों का विस्तार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की गहराइयों में। यह है फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष। अब इसके साथ बच्चों के साथ यह विषय सिर्फ एक भू राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति और इंसानियत का सवाल भी है। आज इस स्क्रिप्ट में हम आपको एकदम शुरुआत से प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक हर पहलू पर विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप इस संघर्ष की असली जड़ों को समझ सकें। प्राचीन इतिहास, कनान और यहूदी धर्म की शुरुआत। आज जिस भूमि को हम इजराइल और फिलिस्तीन कहते हैं उसे प्राचीन काल में कनान कहा जाता था। यहां पर यहूदियों का दावा है कि हजारों साल पहले यह उनकी प्रतिज्ञात भूमि प्रॉमिस्ड लैंड थी, जैसा कि यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा में उल्लेख है। लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा दाऊद और उनके पुत्र सुलेमान ने यहां पर शासन किया और यरूशलेम में सुलेमान का मंदिर बनवाया। यही वह जगह है जिसे यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। रोमन विजय और यहूदी निर्वासन। 63 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। सन 70 ईस्वी में यहूदियों का दूसरा मंदिर तोड़ दिया गया और उन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया। इसी घटना को यहूदी डायस्पोरा कहा जाता है, यानी यहूदियों का पूरी दुनिया में बिखर जाना। इस्लाम का आगमन। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का विस्तार हुआ और उमय्यद व अब्बासी खलीफाओं ने यरूशलेम को अपने अधीन कर लिया। यहीं बनी अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक। मुसलमानों के लिए यह वह स्थान है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने मिराज की यात्रा की थी। इस तरह यह भूमि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों धर्मों के लिए पवित्र बन गई। क्रूसेड्स और ओटोमन शासन। 11वीं से 13वीं सदी के बीच क्रूसेड्स हुए, जिसमें यूरोप के ईसाई शासक यरूशलेम को जीतने आए। बाद में यह इलाका फिर मुस्लिम शासन में आ गया। 1517 से लेकर 1917 तक लगभग 400 साल यह क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहा। यहूदी राष्ट्रवाद और सियोनवाद। ज़ायनिस। यहूदियों पर उत्पीड़न। यूरोप में यहूदियों पर लगातार हमले और भेदभाव होते रहे। रूस और पोलैंड में 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर पोग्रोम्स, यहूदियों का नरसंहार हुए। ज़ायोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत। 1896 में ऑस्ट्रिया के पत्रकार थियोडोर हर्जल ने डेर जुडेनस्टाट नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग रखी। ये आंदोलन ज़ायोनिज्म कहलाया। ज़ायोनिस्टों का मानना था कि यहूदियों की असली सुरक्षा तभी होगी जब उनका अपना देश होगा और वह देश इजराइल की धरती पर होना चाहिए। ब्रिटिश समर्थन और बॉलफोर डिक्लेरेशन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान ब्रिटेन ने यहूदियों का समर्थन किया। 1917 में ब्रिटिश विदेश मंत्री बॉलफोर ने घोषणा की कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर बनाया जाएगा। लेकिन उस समय फिलिस्तीन में 90% आबादी अरब थी और केवल 10% यहूदी थे। ब्रिटिश मांडेट और यहूदी प्रवास। लीग ऑफ नेशंस और ब्रिटिश मांडेट। युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को मांडेट दिया, यानी फिलिस्तीन पर अस्थायी शासन का अधिकार। यह अवधि 1920 से 1948 तक चली। यहूदी प्रवास बढ़ा। यूरोप और रूस से यहूदियों का बड़े पैमाने पर पलायन होने लगा। 1920 से 1929 के बीच लगभग 4 लाख यहूदी फिलिस्तीन आ गए। अरबों को लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। अरब विद्रोह 1936, 100, 300। अरबों ने ब्रिटिश और यहूदियों दोनों के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना ने इसे दबा दिया, लेकिन तनाव और बढ़ गया। होलोकॉस्ट और यहूदी राज्य की मांग। द्वितीय विश्व युद्ध 1929-45 में हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। इससे यहूदियों की एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग और तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना 1947। प्रस्ताव युद्ध के बाद उनने एक योजना बनाई। फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक यहूदी राज्य 55% जमीन, एक अरब राज्य 45% जमीन। यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाएगा। प्रतिक्रिया।
यहूदियों ने योजना मान ली, अरबों ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बहुसंख्या वाली जमीन यहूदियों को क्यों दी जाए। इजराइल की स्थापना और पहला युद्ध 1948-49। इजराइल की घोषणा 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आजादी का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने हमला कर दिया। युद्ध, यह पहला अरब इजराइल युद्ध था। इजराइल ने युद्ध जीत लिया और अन्न की योजना से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अरब अपने घरों से निकाल दिए गए या भाग गए। इस त्रासदी को फिलिस्तीनी लोग नकबा यानी कैटास्ट्रोफी कहते हैं। परिणाम, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया, गजा पट्टी मिस्र के पास चली गई। फिलिस्तीन का स्वतंत्र राज्य बनने का सपना अधूरा रह गया। आगे के युद्ध और संकट। 1956 स्वेज संकट। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में युद्ध रुक गया। 1967 6 दिन का युद्ध, 6 डे वॉर। इजराइल और अरब देशों में तनाव बढ़ा। जून 1967 में सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। इजराइल ने वेस्ट बैंक जॉर्डन से, गजा और सिनाई मिस्र से, गोलान हाइट्स सीरिया से, पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से फिलिस्तीनी और भी बेघर हो गए। 1973 यौम किपुर युद्ध। मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला किया। शुरुआत में अरबों ने सफलता पाई, लेकिन बाद में अमेरिका की मदद से इजराइल ने बाजी पलट दी। प्लो और शांति प्रयास। प्लो की स्थापना 1964 में पैलेस्टाइन लिब्रे। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे संवेदनशील और जटिल संघर्ष क्षेत्र में, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी। यह मुद्दा सिर्फ 2 इलाकों की जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे है दशकों पुराना संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की साजिशें और धार्मिक राजनीतिक टकराव। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देश बी दसीडी ग्रेन डेडर, गाजा की मौजूदा स्थिति, गाजा को कहां से मदद मिल रही है, ईरान इजराइल युद्ध का नया मोड़, ईरान और इजराइल को हथियार कहां से मिल रहे हैं, और अंत में देखेंगे कि इस संघर्ष का भविष्य क्या हो सकता है और पूरी दुनिया पर इसका असर किस तरह पड़ेगा। गाजा की मौजूदा स्थिति, गाजा का भूगोल और इतिहास। गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप एक बेहद छोटा इलाका है। इसकी लंबाई मात्र 41 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है। यहां करीब 22 लाख लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक बनाते हैं। 1948 में इजराइल के गठन और अरब इजराइल युद्ध के बाद लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी गाजा और वेस्ट बैंक में आकर बसे। 1967 की 6 दिन की जंग के बाद गाजा इजराइल के कब्जे में चला गया। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटा ली, लेकिन वहां की सीमाओं और हवाई क्षेत्र पर अब भी उसका नियंत्रण है। 2 मौजूदा हालात। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों और उसके बाद इजराइल की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने गाजा को खंडहर बना दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के 70% घर तबाह हो चुके हैं। 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अस्पतालों में 90% दवाइयों की कमी है। बिजली आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है। गाजा की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वहां उद्योग धंधे, स्कूल, अस्पताल सब ढह गए हैं। 3 मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, खाद्य संकट। रोजाना लाखों लोग खाने पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पानी का संकट, साफ पानी की भारी कमी है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों पर असर। यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में 5 लाख बच्चे मानसिक आघात झेल रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्ग। महिलाएं प्रसव के समय दवाइयों के बिना जान गंवा रही हैं। बुजुर्गों के पास दवा और देखभाल नहीं। गाजा की स्थिति को कई विशेषज्ञ 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी मान रहे हैं। गाजा को कहां से मदद मिल रही है। 2.1 कतार ने गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता के लिए अरबों डॉलर दिए हैं।
कतार की मदद से हजारों परिवारों को नकद सहायता और रोजगार कार्यक्रम शुरू हुए। 2.2 तुर्की ने मेडिकल सपोर्ट, मोबाइल हॉस्पिटल और राहत सामग्री भेजी है। राष्ट्रपति एर्दोगान फिलिस्तीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर बोलते हैं। 2.3 मिस्र, इजिप्ट। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा के लिए जीवन रेखा है। यहां से खाने पीने का सामान, दवाइयां और मानवीय सहायता जाती है, लेकिन इजराइल और मिस्र की नाकेबंदी इसे सीमित कर देती है। 2.4 ईरान गाजा के हमास और अन्य गुटों को सैन्य और वित्तीय मदद देता है। ड्रोन और रॉकेट तकनीक का बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। 2.5 संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ डार्डक, UNRWA, WHO, रेड क्रेसेंट और दर्जनों एनजीओ राहत सामग्री पहुंचाते हैं, लेकिन युद्ध और नाकेबंदी की वजह से अक्सर यह मदद गाजा तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। 6 दुनिया भर का समर्थन। यूरोप, एशिया और अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। अरब देशों में जनता गाजा के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। गाजा के लिए बैतें हैं दी, लेकिन मदद के बावजूद जमीनी हालात इतने खराब हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। 3 ईरान इजराइल युद्ध का नया मोड़। 3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ईरान 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से इजराइल का कट्टर विरोधी है। इजराइल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कोशिश करता रहा है। ईरान कहता है कि वह फिलिस्तीन की आजादी और न्याय के लिए लड़ रहा है। 2 मौजूदा हालात। इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स को समर्थन देकर प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित मिलिशिया और इजराइल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। अप्रैल 2024 में दोनों देशों के बीच सीधे मिसाइल हमले हुए। यह बेहद खतरनाक संकेत है। 3 वैश्विक राजनीति। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी। रूस ईरान का रणनीतिक साझेदार। चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का समर्थन करता है। अरब देश मतभेदों में बंटे हुए सऊदी अरब जैसे देश इजराइल से रिश्ते सामान्य कर रहे हैं, जबकि सीरिया और लेबनान ईरान के साथ हैं। इससे साफ है कि यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति से जुड़ा है। ईरान और इजराइल को हथियार कहां से मिल रहे हैं? 4.1 ईरान के हथियार स्रोत। घरेलू उत्पादन। ईरान खुद मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट बनाता है। शहीद 136 ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ। रूस ईरान को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देता है। और के एक करने लाग चीन से टेक्निकल उपकरण और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी मिलती है। गुप्त नेटवर्क। मध्य पूर्व में तस्करी और छुपे नेटवर्क से हथियार पहुंचते हैं। 4.2 इजराइल के हथियार स्रोत। अमेरिका हर साल 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता। F-35 लड़ाकू विमान, बम और मिसाइल सिस्टम। घरेलू उत्पादन। आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणाली, साइबर हथियार और ड्रोन तकनीक। यूरोपीय देश जर्मनी से पनडुब्बियां, ब्रिटेन और फ्रांस से सहयोग। यानी दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं और दोनों अपनी सैन्य ताकत में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। गाजा की स्थिति आज पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि युद्ध केवल सैनिकों की नहीं बल्कि आम जनता की जिंदगी तबाह कर देता है। लाखों लोग बेघर हैं, बच्चे भूख और मानसिक आघात झेल रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग दवाइयों के बिना मर रहे हैं। ईरान और इजराइल का बढ़ता तनाव इस पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की